हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बार जरा नजर डाल लीजिएगा। चैप्टर सेकेंड को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कल आप लोगों ने फर्स्ट तक पढ़ा हुआ था और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकेंड में, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड है। पार्ट 2 यानी कि बेनिफिट्स एंड कोर्स से संबंधित। चैप्टर 1 में यहाँ पर आप एक बार नजर डालेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे ये चैप्टर फर्स्ट जो रिलेटेड है रिकवरी पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से, यानी कि संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तरण। सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, वही सभी को क्लियर है क्या गाइस? चलिए ध्यान दीजिए। तो सेक्शन 5 पर एक बार देख लीजिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक रिमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण। सेक्शन 6 में यहाँ पर बात की गई सूट बाय पर्सन डिस्पोज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बात। और सेक्शन 7 में यहाँ पर बात की गई रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर से रिपीट करो, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युत्तरण। सेक्शन 8 में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो स्वामी के नाते नहीं है, अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को प्रदत्त करने का दायित्व। इसलिए हम आपको डायरेक्ट की तरफ लेके चल रहे हैं। चलिए इसे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें। ये चैप्टर 5 आपके सामने है यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड। जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 5 में क्या प्रोविजंस किए गए, ये थोड़ा सा वीआईपी सेक्शन है और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं? सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर यहाँ बात की गई a person entitled to possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। तो कैसे की जाएगी रिकवर, कैसे की जाएगी? सिविल प्रोसीजर कोड के जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। और किस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं संपत्ति के कब्जे के प्रत्युत्तरण से रिलेटेड, यानी कि जो सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक डिफाइन किए गए हैं। और सेक्शन 5 पर एक बार नजर डालते हैं तो यहाँ पर कहा गया विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण। कौन सी संपत्ति की बात की गई है? संपत्ति जो कि स्थावर संपत्ति की बात की गई, इससे संबंधित। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार कोई व्यक्ति, कोई भी संपत्ति है वो स्पेसिफिक है और उसका कोई हकदार व्यक्ति है, वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित रीति से उसे प्रत्युत्तरित कर सकेगा। किस रीति से किया जाएगा? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के जो प्रोसेस है उसके द्वारा। सेक्शन 6 पर एक बार नजर डाल लीजिए जल्दी से। ये भी थोड़ा सा वीआईपी सेक्शन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे से पूछे जाते हैं। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बात। सब क्लोज फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। यदि कोई व्यक्ति उसकी सम्मति के बिना, कोई व्यक्ति है और उसकी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा, विधि के सम्यक अनुक्रम क्या होता है? ड्यू प्रोसेस जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ना होकर के उसके अगेंस्ट में जाकर के अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेकब्जा कर दिया गया है तो वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा उसके माध्यम से कब्जा कर रहा कोई व्यक्ति बाद द्वारा उसका कब्जा प्रत्युत्तरित कर सकेगा, किसी अन्य हक के होते हुए भी जो ऐसे बाद में स्थापित किया जा सके। तो यहाँ पर ये जो सब सेक्शन फर्स्ट था, सब सेक्शन सेकेंड पर एक बार नजर डालिए। कहा गया इस धारा के अधीन कोई बात बेकब्जा किए जाने के दिनांक से 6 मास के अवसान के पश्चात या फिर शासन के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ सेक्शन 6 का सब क्लोज फर्स्ट और सब क्लोज नंबर सेकेंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर एक बार नजर डाल लीजिए। यहाँ कहा गया कि इस धारा के अधीन कोई बात बेकब्जा किए जाने की दिनांक से 6 माह के अवसान के पश्चात, जिस दिन उसे बेकब्जा किया गया है उससे 6 मास के यानी 6 महीने का समय बीत जाने के बाद उस केस को नहीं लगाया जा सकता। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वहां पर रजिस्टर नहीं किया जा सकता।
दूसरा किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, शासन के विरुद्ध। ये दोनों पॉइंट जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये दोनों वीआईपी हैं, इनको आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा। कई बार से एडीपीओ में ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि एडीजे में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं इस सेक्शन में। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे आप, सेक्शन 6 सब क्लोज 2 और 2 का ए और बी यहाँ पर दो ये दिए गए। ए में यहाँ पर बात की गई है टाइम पीरियड की, तो 6 मंथ के लिए बात कर रहा है, और बी में बात की गई है शासन के विरुद्ध की बात की गई। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज फर्स्ट में क्या था, किसी भी व्यक्ति को कहा गया स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद यानी कि केस कब रजिस्टर्ड किया जा सकता है, तो कहा गया कि तब किया जा सकता है सब क्लोज फर्स्ट में यदि कोई व्यक्ति उसकी सम्मति के बिना, जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी सहमति के बिना उसे बेकब्जा कर दे। और कैसे कर दे, स्थावर संपत्ति, संपत्ति कौन सी हो, स्थावर, और विधि के सम्यक अनुक्रम से, अन्यथा बेकब्जा कर देगा, या तो ना तो सम्मति से किया गया उसे और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो नहीं किया गया, इसके अलावा अगर उसे बेकब्जा कर दिया जाए तो वो यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, कौन सा सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 6 सब क्लोज नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे केस रजिस्टर कर सकते हैं। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अब बात की गई है कि वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, ये कैसे साबित किया जाएगा कि उसका कब्जा था, तो कहा गया या तो वह स्वयं करे या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा हो, उसके माध्यम से दावा कर रहा कोई व्यक्ति है, बाद द्वारा उसका कब्जा प्रतिरोध कर सकेगा, या किसी अन्य हक के होते हुए भी जो ऐसे बाद में स्थापित किया जा सके, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति जिसका वहां पर कब्जा रहा हो उस व्यक्ति के नाम से, तो उसने किया हो या उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के वो मैं दोनों पॉइंट्स पर नजर डालीजिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 6, सूट बाय पर्सन डिस्पोज, फिर से रिपीट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अगर किसी व्यक्ति को डिस्पोजेस कर दिया जाए तो सेक्शन 6 सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 6 सब क्लोज नंबर फर्स्ट। यहाँ पर बात की गई इफ एनी पर्सन इज dispossessed without his consent of immovable property, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उससे किसी व्यक्ति को डिस्पोजेस कर दिया जाता है, और कैसे कर दिया जाता है, विदाउट कंसेंट, तो फिर कितना टाइम करेगा प्लीज, तो कहा गया कि अगर इफ एनी पर्सन इज dispossessed without his consent of immovable property, या फिर कहा गया अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, या फिर कैसे किया जाए उसे ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अदरवाइज किया जाए, तो he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in such suit। तो यहाँ पे क्या कैसे कर सकता है, या तो वो सेल्फ जिसका कब्जा रहा हो पहले और उसे फिर डिस्पोजेस किया गया हो, तो या तो वो या उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बात ला सकता है। और यहाँ पे सेक्शन आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 6 सब क्लोज नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी बॉयड, इस सेक्शन के अंदर कोई भी सूट नहीं लाया जाएगा, कब, ये नंबर पर देखिए यहाँ पे सेक्शन में आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 6 सब क्लोज नंबर 2 और 2 का ए। यहाँ पर बात की गई है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, अगर किसी भी व्यक्ति को डिस्पोजिशन किया गया है उसके 6 मंथ के बाद कोई भी बाद इस सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लाया जाएगा। टाइम लिमिटेशन यहाँ बात की गई, कितने टाइम पीरियड की बात की गई, एक बार बोल के बता दीजिए यहाँ पर 6 मंथ, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा यहाँ पे बात की गई आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 6 सब क्लोज 2 का बी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी को डिस्पोजेस किया है तो उसके अगेंस्ट में भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज नंबर 3 पे बात कर रहे हैं हम लोग, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास इन एनी सूट इंस्टीट्यूट अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर जो भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं, कोई डिक्री किया गया है, कोई ऑर्डर किया गया है, अगर कोई ऑर्डर हो या फिर डिक्री की बात की गई हो, ये कोई पास किए गए हैं, तो नॉर शैल एनी रिव्यू और एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड, तो ना तो यहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं होगी, सबसे पहले बात की है कि नो अपील, कोई अपील नहीं हो सकती इस सेक्शन पे, और फिर ना ही कोई रिव्यू होगा, और यहाँ पे कोई रिव्यू भी नहीं। सब क्लोज नंबर 4 पर एक बार नजर डालिए।
4 में कहा गया नॉट नथिंग इन दिस सेक्शन shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। पर किसी भी व्यक्ति को ये बार भी नहीं करती है ऐसे पर्सन को केस लाने से यानी कि सूट लाने से जो कि एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन thereof, और जो उसके हक टाइटल की बात करे या फिर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रिकवर पोजीशन की बात करते हैं उससे किसी भी व्यक्ति को डिवाइड भी नहीं किया जाएगा। लेकिन बस जिन किन कंडीशन में कहा गया केवल यहाँ जो सब क्लोज नंबर 2 है 2 का ए और बी जो 2 पॉइंट हैं इन दोनों पॉइंट पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, अदरवाइज इसे नहीं किया जाएगा। जो हिंदी में है वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डाल लीजिए। चलिए से सब क्लोज नंबर 3 है। इस धारा के अधीन संस्थित किसी बाद में पारित आदेश या डिक्री से कोई अपील नहीं होगी और न ही ऐसे किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनरावलोकन मंजूर किया जाएगा। सब क्लोज 4 में कहा गया कि इस धारा की कोई भी बात ऐसी संपत्ति पर उसका हक स्थापित करने हेतु बाद लाने और उसका कब्जा प्रतिबद्ध करने से किसी व्यक्ति को वर्जित नहीं करेगी। क्या कहा गया है? इस धारा की कोई भी बात संपत्ति पर उसका हक स्थापित करने की बात आती है और दूसरा और उसका कब्जा प्रतिबद्ध मतलब कब्जे को रिकवरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी व्यक्ति को वर्जित नहीं करेगी। बस केवल इसमें कहा गया कि जो सब क्लोज 2 है 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। चलिए यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो एक केस भी दिया गया राजनारायण शर्मा बनाम श्रीनम शर्मा 2018 का ये केस है और यहाँ पर 17 में भी ये पूछा गया। एक सेकंड लाइट करेगा जरा। चलिए तो उम्मीद कर रहा हूँ सेक्शन 6 आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 पर एक बार नजर डालिए। ये भी थोड़ा सा वीआईपी जरा ध्यान देना। विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रतिग्रह। आपने सेक्शन जो 5 पढ़ा हुआ था 5 में कौन सी प्रॉपर्टी की बात की गई थी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात करेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी। बिल्कुल, तो सेक्शन में ध्यान दीजिएगा सेक्शन 5 और सेक्शन 7 में ये बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान दीजिएगा। विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार कोई व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित रीति में उसका प्रतिग्रहण कर सकेगा। यही सेम डेफिनेशन कहाँ लिखी है? सेक्शन 5 में, बस वहाँ चेंज किया हुआ। यहाँ जंगम संपत्ति है, वहां पर कहा गया था स्थावर संपत्ति। स्पष्टीकरण नंबर 1 पर एक नजर डालिए। कोई न्यासी इस धारा के अधीन जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए बात ला सकेगा। कौन? न्यासी। न्यासी आप समझते हैं कौन है? ट्रस्टी। ट्रस्टी की डेफिनेशन पता कहाँ दी गई है? जल्दी से बताओ। हाँ 2C में बात की गई है न्यास और 2D में क्या बात की गई है? हाँ न्यासी। ट्रस्टी की जो डेफिनेशन है वो 2D में बात की गई है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा इसको। तो कहा गया कि कोई भी स्पष्टीकरण नंबर 1 में कोई न्यासी इस धारा के अधीन जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए बाद ला सकेगा जिसके फायदा प्राप्त हित का वह व्यक्ति हकदार हो और जिसके लिए वह न्यासी है। तो उस हित के लिए वो बाद ला सकता है। इसके लिए जिसके फायदा प्राप्त हित का वह व्यक्ति हकदार है। स्पष्टीकरण नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई जंगम संपत्ति के वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार इस धारा के अधीन किसी बात का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। क्या कहा गया? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब वो ट्रस्टी रहेगा तो बिल्कुल ऐसे यूज करेगा ना कि इसकी जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी हो और फिर हाँ लेकिन फायदा देखिए वो ऐसे यूज करेगा जो जिस चीज का वो न्यास उसने धारण किया हुआ जो न्यास है वो उसके फायदे के लिए कुछ भी कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखिए कब्जा जब जो जंगम संपत्ति है तो जब उसके पास है तो अभी संपत्ति उसकी उसकी है, पर वो उसको यूज क्यों कर रहा है? वो यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि वो न्यास के हित में यूज कर रहा है, तो बिल्कुल उसको पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर देंगे यहाँ। और फिर क्या होगा कि जब उसका वो न्यास है तो वो पर्सनल के लिए नहीं कि वो उसके नाम चली जाएगी संपत्ति, उसके नाम नहीं जाएगी, संपत्ति रहेगी तो न्यास की।
और वो न्यासी है, मतलब उसका ये माना जाता है कि ये व्यक्ति उसका न्यास है, मतलब ये ट्रक का मालिक हो गया उसका, तो वो सूट दायर कर सकता है और वहां से वो संपत्ति को ला करके वो रख, लेकिन ये नहीं कि वो अपने पर्सनल अपने नाम पर कर ले, नहीं, वो न्यास के काम के लिए यूज कर सकता है, वो ऐसे रहेगा उसका। क्योंकि जो प्रॉपर्टी न्यास की हो या किसी को, तो पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है ना। अगर पूरे पब्लिक सब लोग तो जा नहीं सकते किस लगाने, तो उस व्यक्ति को ये पावर दे दीजिए कि अगर कोई न्यासी है तो उस पब्लिक प्रॉपर्टी की तरफ से चाहे वो जंगम हो, स्थावर हो। पर यहाँ इस सेक्शन में केवल जंगम प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, स्थावर की बात, सेक्शन 6 में केवल जंगम प्रॉपर्टी, पर इसको दोनों के लिए लगा सकते हैं, चाहे वो स्थावर संपत्ति हो चाहे वो जंगम संपत्ति हो। स्पष्टीकरण में ध्यान दीजिएगा ऊपर। जंगम संपत्ति के वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार इस धारा के अधीन किसी बात का समर्थन करने हेतु पर्याप्त है। तो क्या कहा गया कि जो जंगम संपत्ति है कि वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार, प्रेजेंट में संपत्ति किसके पास है, इस धारा के अधीन किसी बात का समर्थन करने हेतु ये पर्याप्त है कि इसकी प्रॉपर्टी इसकी है, अगर इसके चलिए ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम के वो भी बनने से डाल दीजिएगा यहाँ पे। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, मूवेबल। सेक्शन 5 में आपने कौन सा पढ़ा था, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कहा गया अ पर्सन इंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर, कैसे रिकवर की जा सकती है, इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जैसे सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग इसे रिकवर किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में एक बार नजर डालिए, यहाँ पर बात की गई अ ट्रस्टी मे sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in such in which the person for whom he is trustee is entitled। एक बार जरा नजर डालिएगा, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। Explanation number first. A trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 का। A special or temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section। फर्स्ट में क्या कहा गया कि अगर जो भी ट्रस्टी इंटाइटल हो वो क्या कर सकता है, ट्रस्टी मे sue अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो केस ला सकता है, बाद ला सकता है, इसके लिए पोजीशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर सेकेंड एक्सप्लेनेशन में बात की गई है a special or temporary right to the present possession of movable property। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी तो प्रेजेंट पोजीशन इस व्यक्ति के पास में है, इट इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन, ये सफिशिएंट होगा सपोर्ट करने के लिए केस को कि जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी जनरली वही उसका मालिक होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। सेक्शन नंबर 8 पर एक बार नजर डालिए। इतना क्लियर है गाइस, 7 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से बताइए। चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा। कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो स्वामी के नाते नहीं है, कोई व्यक्ति जो कब्जा धारण कर रहा है तो स्वामी नहीं है, अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्तियों को प्रदत्त करने का दायित्व। तो यहाँ कहा गया कि जो व्यक्ति उस कब्जे के हकदार है उस व्यक्ति को प्रदत्त करने का उस व्यक्ति का दायित्व है जो स्वामी नहीं है पर संपत्ति को धारण किया जाए। तो यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा एक बार, कोई व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति की किसी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण है, इसका है कि कोई भी व्यक्ति है जिसका जंगम संपत्ति की किसी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण है, जिसका वह स्वामी नहीं, कब्जा भी या नियंत्रण पर उसका स्वामी नहीं है, उसके अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को उसे प्रदत्त करने के लिए निम्नलिखित विधि दशाओं में निर्दिष्ट बाधित किया जा सकेगा। तो ये टर्म्स कंडीशन जो बताई गई है इन टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे बाधित किया जा सकता है कि इन लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए।
एक बार प्रोसेस को इंग्लिश में भी देख लीजिए। लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन। एक लाइबिलिटी ऐसे पर्सन की जिसके पोजीशन में कोई वस्तु है पर वो ऑनर नहीं है, तो फिर उसका क्या दायित्व बनता है कि उस वस्तु को उसके ऑनर को डिलीवर कर दी जाए। अब यहाँ पे कहा गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल, कोई पर्सन उसका पोजीशन रख रहा है या कंट्रोल कर रहा है ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मूवेबल प्रॉपर्टी का, ऑफ विच ही इज नॉट द ऑनर, क्या नहीं है वो ऑनर नहीं है, may be compelled specifically to deliver to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases। इन केसेस में A, B, C and D, फोर टाइप के केस बताए, इन केसेस में से ट्रांसफर करना होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ए नंबर पर हम लोग इस पर नजर डालते हैं। When the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff, कहा गया कि when the thing claimed be held by the defendant और कहा गया as the agent or trustee of the plaintiff, तीन यहाँ पे बात की गई है। when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed, जो उसने क्लेम किया उसके लिए। और सी नंबर पॉइंट पे जो मुझे डालेगा, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss, और डी पॉइंट यहाँ पर बात की गई है, when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff। तो हिंदी मीडियम तो वो भी एक बार इसको पढ़ लीजिए, तो इसको क्लियर करते हैं। जब दावाकृत व्यक्ति प्रतिवादी द्वारा, तो दावाकृत जो वस्तु है वो प्रतिवादी द्वारा अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित है। दूसरा यहाँ बात की गई, जब धन के रूप में प्रतिकृत दावाकृत वस्तु की हानि के लिए वादी को यथा योग्य अनुरोध प्रदान नहीं करता है। तीन में बात की गई उनकी काम में, जब उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन हो। और डी में बात की गई, जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी से दोष पूर्वक अनुरोध कराया गया हो। इन चारों कंडीशन में उसे क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को जो उसका वास्तविक मालिक है उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर करनी होगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ बात की गई है कि जब दावाकृत कोई वस्तु है वो प्रतिवादी द्वारा वादी के अधिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो, तो कोई व्यक्ति अगर न्यासी के रूप में धारित करता है तो वो उसका मालिक नहीं होता है, वो या कोई एजेंट है तो वो भी उसका मालिक नहीं है, पर वो उसे मालिक की तरफ से उसे यूज कर रहा है। तो उसका कर्तव्य क्या बनता है कि जब मालिक को जरूरत हो तो उसे वापस ट्रांसफर कर दे। हाँ में बात की गई कि जब धन के रूप में प्रतिकर, ये लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है, ये पूरी लाइन। जब धन के रूप में प्रतिकर दावाकृत वस्तु की हानि के लिए वादी को यथा योग्य अनुरोध प्रदान नहीं करता है तो क्या किया जाता है उसे, ये ऐसा सेक्शन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, कौन से सेक्शन में दिया गया है। और दूसरा यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इससे इसको कोरिलेट किया जा सकता है कि कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो स्वामी के नाते नहीं है, अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को प्रदत्त किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब धन के रूप में प्रतिकृत दावाकृत वस्तु की हानि के लिए वादी को यथा योग्य संतोष प्रदान नहीं करता है, तब उसे यहाँ पर इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये पूरी हेडिंग यहाँ पर ये क्वेश्चन का रूप बन जाती है और यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कई बार आपने एग्जाम से देखा होगा, अपने जब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, जब उसकी हानि द्वारा वास्तविक नुकसान को अविनिश्चित करना कठिन हो तो उसे वही वस्तु तुरंत उसे रिटर्न करनी होगी जिस पर उस व्यक्ति का कब्जा है जिसकी वो वास्तविक में स्वामी नहीं है। यहाँ में देखिए, जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी से दोषपूर्वक अंतरित कराया गया हो तो भी यहाँ पर ये बात की गई। स्पष्टीकरण पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब तक और जहाँ तक तथ्य प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय इस धारा के खंडगा के अधीन दावाकृत जंगम संपत्ति की किसी वस्तु की बाबत अवधारणा करेगा। क्या अवधारणा करेंगे? नंबर का कि धन के रूप में प्रतिकृत दावाकृत वस्तु की हानि के लिए वादी को यथा योग्य अनुतोष प्रदान नहीं करेगा। यथा फिर खामे यहाँ पर बात की गई है
कि उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन होगा। तो तब ये करेंगे, इस स्पष्टीकरण पर एक बार नजर डालिए। आगे कि जब तक कि जहां तक तथ्य प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, जब तक ये अगर साबित ना कर दिया जाए तो न्यायालय इस बात के लिए धारणा करेगा कि जो संपत्ति है कि धन के रूप में प्रतिकर दावाकृत वस्तु की हानि के लिए वादी को यथायोग्य अंकुश प्रदान नहीं करेगा। दूसरी बात की गई कि उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन हो, तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय इस बात के लिए धारणा कर सकेगा और जब तक कि अन्यथा इसको प्रतिकूल साबित ना कर दिया। तो अगर ये साबित कर दिया जाए कि धन इसके रूप में कैसा है, यथा योग्य अनुतोष प्रदान कर रहा है, तो फिर उसे वो कब्जा ना भी दिलाए तो भी चलेगा। कि दूसरा खामे यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ बात की गई है कि उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन है। यहाँ पर जब ये साबित कर दिया जाए इसको अभिनिश्चित किया जा सकता है तो बिल्कुल इसे यहाँ पर कब्जा दिलाने की आवश्यकता नहीं। अन्यथा की दृष्टि में यहाँ पर न्यायालय ये उदाहरण कर लेगा कि ये दोनों का और के अकॉर्डिंग उसे कब्जा दिलाया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक आपके कंप्लीट होगा। इससे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या?